एवरीवन, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो पढ़ा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। बट ये जो वीडियो होगी ये वन शॉट टाइप की ही होगी, है ना। बट सारे लाइन जो है एनसीईआरटी के वो आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएंगे। पर ये क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक में हम जो है रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। सारी लाइन्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी भी हो सकती है ना, पार्ट्स में भी ब्रेक्स हो सकते हैं, पर आपके लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसको एक बार देखने के बाद आपको सारा का सारा एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है, जो फर्स्ट जो पेज है वो हमारे काम का नहीं है। तो अल्कोहल क्या चीज़ होगी? एक ऐसा कंपाउंड जिस पे एक OH ग्रुप होगी, ठीक है। आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता होगा, जैसे कि एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, पर जिसमें भी OH लगा हुआ होगा उसको हम अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब जो है अल्कोहल को क्लासीफाई करना आना चाहिए हमें। क्लासीफाई कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि OH ग्रुप्स जो है इसके नंबर्स कितने हैं उनके बेसिस पे पहले तो एनसीईआरटी में इसको क्लासीफाई किया गया है। देखो ये कैसे हो सकते हैं, मोनो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, या फिर ट्राई पोलोहाइड्रिक हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे कि अगर आपको मान लो क्वेश्चन आ जाए कि इथाइल अल्कोहल जो होता है वो किस टाइप की अल्कोहल होती है, तो तब आपका आंसर क्या होगा? पहली बात तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने वो लिख लिया तो आपको पता है कि इस पर जो है एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो है मोनो कंपाउंड होगा, है ना, मोनो हाइड्रिक कंपाउंड होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकॉल किस टाइप की अल्कोहल है, तो आपको आंसर देना होगा कि ये डाइहाइड्रिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ना, ग्लिसरॉल जो है वो उसमें कितने सारे OH है या फिर ये किस टाइप का अल्कोहल है, तो आपको क्या बोलना होगा कि ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। इस तरीके से जो फिनॉल्स के एग्जाम्पल है वो भी देख लेना आप। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम ये जो हमने क्लासिफिकेशन की, क्या हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते? तो जो जवाब है वो है हाँ। जैसे कि हम पहले तो क्लासीफाई कर सकते हैं, ये जो OH ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है, या तो ये कार्बन sp3 वाले जो कार्बन होते हैं उसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर sp2 वालों के साथ, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन तो उसके बेसिस पे हो जाएगा कि ये किस तरीके की कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहली जो चीज़ होती है sp3 कार्बन के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अब उसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंपाउंड्स में। देखो प्राइमरी कौन से होंगे? जब OH ग्रुप कुछ ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होगा, ठीक है। फिर से सुन लो, OH ग्रुप जब ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी होंगे, सेकेंडरी में क्या होगा? OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जिसके साथ दो कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे। टर्शियरी क्या होंगे? अब आप इसको इजीली समझ पा रहे होंगे कि OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जिसके साथ 3 कार्बन का अटैचमेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे चीज़ों को। तो इसका एक स्पेशल केस है जिसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक अल्कोहल्स पे क्या होंगे? यहाँ पे भी OH एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जिसमें जो कार्बन है वो एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऐसा होगा इस तरीके, ठीक है। तो ये भी एक प्राइमरी जो है अल्कोहल ही है, ठीक है, पर इसमें जो है एक डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच्ड है, जो मेन जो OH के साथ वाले जो कार्बन है उसके साथ, राइट। अब ये सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कार्बन है, ये जो कंपाउंड है ये किस तरीके का कंपाउंड है, तो आप क्या देखोगे? यहाँ पे OH जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होंगे? पहली बात तो टर्शियरी होंगे, एंड ये जो कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा? ये एलाइलिक टर्शियरी अल्कोहल्स होंगे। ये जो पेज है आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो एक और टाइप के एग्जाम्पल को आपको पता होना चाहिए जो कि है बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे होंगे? ऐसे प्रकार के अल्कोहल जिसमें कोई एरोमेटिक जो है रिंग जुड़े होंगे, है ना, एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो OH है ना, OH जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके साथ एक रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन का रिंग, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एंड जो बाकी एग्जांपल्स है वहाँ पे भी आप देख लो कि ये जो कार्बन है इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए? 1 और 2, तो इसको हम सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल बोल देंगे, राइट। दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? ऐसे कार्बन से जब OH जुड़ा होगा जो कि sp2 कार्बन से, ठीक है, एंड इसका जो स्पेशल केस है वो हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में क्या होगा? OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा
वो खुद एक डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा होगा। मतलब आप ऐसे देखो, जो एलाइलिक था वहाँ पे कैसा था, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ था जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए थे जो कि डबल बॉन्डेड थे। विनाइलिक कैसा होगा, विनाइलिक में ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ ही एक OH जुड़ा हुआ होगा। समझ में आया है, सिंपल सी बात है। फिर अब आते हैं फिनॉल्स पे। ठीक है, फिनॉल्स आपको पता है कैसे कंपाउंड्स होंगे, बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ जब OH जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम फिनॉल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है जब फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन में CH या फिर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोलीन बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको इनका डिटेल पता चलेगा। अब आते हैं ईथर्स पे। तो ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कि एक ऑक्सीजन एटम होगा एंड उसके साथ 2 अल्काइलिक या फिर अराइल ग्रुप्स जो है जुड़े हुए होंगे। तब उस बेसिस पे कि ये दोनों सेम है या फिर अलग है, उसके बेसिस में हम ईथर्स को जो है दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होगा कि सिमेट्रिक ईथर, ठीक है, और एक दूसरा हो जाएगा अनसिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूँ कि डाईथाइल ईथर, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H5O तो यहाँ पे आप देखो जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स है ये दोनों ही सेम है, तो ये आप क्या बोल दोगे कि ये एक सिमेट्रिक टाइप की ईथर है। अगर हम दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो देखें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जो होगा वो अनसिमेट्रिक या फिर मिक्स टाइप की ईथर होगी। ठीक है, इसके बाद जो है इंडेक्स क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं हम। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा प्राइमरी होगा, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एल्कोहल्स को आपको बेसिकली पहचानना है। तो पहले को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, सॉरी जिसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी कार्बन। या फिर आप अगर चाहो तो आप हाइड्रोजन के नंबर को भी काउंट कर सकते हो, बट आई थिंक जो पहला मेथड था हमारा वही ज़्यादा सही था। ठीक है, तो अगर हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे भी जो कार्बन है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसका एक्सप्रेशन नाम भी हमने याद रखा था, वो क्या था, एलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि जो कार्बन है वो 2 डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरी क्या बोल रहा है, तीसरी तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, नहीं, आपको ऐसे नहीं देखना है। आपको देखना है कि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में ये जो OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो खुद 2 कार्बन से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 कार्बन कहाँ से है, देखो एक तो ये वाला हो गया एंड दूसरा जो बेंजीन रिंग के ऊपर का ये कार्बन है ये भी इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो एक हो गया एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है OH के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो और भी 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे OH के साथ जो कार्बन है वो खुद 1, 2 एंड 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी टाइप का अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। एंड जो लास्ट है वो क्या बोला गया कि आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल्स। तो एलाइलिक अल्कोहल्स यहाँ पे हमने एक देख रखा कि ये जो एलाइलिक अल्कोहल है एंड ये जो है ये भी एक एलाइलिक अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन है उसके साथ 2 डबल बॉन्डेड C मतलब जो कार्बन है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। अब अल्कोहल का हम नामकरण कैसे करते हैं, देखो जो OH ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप इसके साथ जितने भी कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उस नंबर को देखते हुए, मतलब जो अल्काइल ग्रुप होता है उसके बेसिस में हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में क्या है, इसका जो नेमिंग है वो कैसे होता है आप देख लो। बेसिकली जो एल्केन होता है, ठीक है, जो एल्केन होता है उसका जो ई होता है वो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑल से। आपको पता है जो OH होता है फंक्शनल ग्रुप वो क्या होता है अल्कोहल के लिए, तो उसके जगह हम ऑल यूज़ करते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको ये बोला गया है कि इसका जो है नेमिंग बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले क्या देखो कि ये जो है ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना, मिथेन है ये,
इस एल्केन का नाम क्या होगा? अगर ये CH4 होता तो इसको हम मीथेन बोल देते, पर यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन। और इसके जो आखिर में ई आता है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऑल से, तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? मिथनॉल। समझ में आया सबको? ठीक है। अगर हम आपको एग्जाम्पल ये दिया जाए कि इसका नेमिंग बताओ, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ इथेन, राइट। ये जो एल्केन था तब उसका नाम क्या था? इथेन। अब आप ई को जो है कैंसिल आउट कर दोगे एंड उसकी जगह ऑल को बिठा दोगे तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो बस यही सिंपल सी चीज़ है IUPAC नेमिंग में, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जैसे कि अगर OH ग्रुप्स का नंबर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ड्राई या फिर ट्राई जैसी प्रीफिक्स हम ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको आप देखो। इसका जो नेमिंग होगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो इथेन हो जाएगा। पर यहाँ पे जो ई है ना वो कैंसिल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ई के बाद डायरेक्टली ऑल नहीं आ रहा, उसके पहले जो है 1 और 2 लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? देखो यहाँ पे जो 1 नंबर का कार्बन है वहाँ पे भी OH जुड़ा हुआ है, एंड जो 2 नंबर वाला कार्बन है वहाँ पे भी एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका हम नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, समझ में आया सबको? अब यहाँ पे NCERT में जो है कुछ नेमिंग दी हुई है, इनका जो टेबल फॉर्म है, ठीक है। कॉमन नेम भी हमें जानना पड़ेगा कुछ चीज़ों का, ठीक है। IUPAC नेम भी जाननी पड़ेगी। तो करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है मैंने बता दिया है ना, मिथनॉल होगा IUPAC नेम, एंड जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। तो ये नेमिंग बहुत ईजी है, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला है इसका नाम क्या होगा? देखो आप 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1ऑल। 1 क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर वाले कार्बन से जुड़े हुए। देखो जहाँ पे OH ग्रुप होगा ना वहीं से आप काउंटिंग स्टार्ट करना, 1 2 एंड 3, राइट। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या? अच्छा, अगर हम कॉमन नेमिंग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल, मतलब कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ब्रांचिंग का भी आएगा। देखो जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है? देखो यहाँ पर भी 3 कार्बन है ना, तो इसका नेमिंग भी जो है प्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए था। पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको आप समझने की कोशिश करो। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले ना, CH एंड उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप, तो इस स्ट्रक्चर जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। IUPAC नेम तो बहुत इजी है, प्रोपान 2ऑल, क्योंकि 2 नंबर वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 कार्बन आपको दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर ये ब्रांचिंग में होता तो इसका या तो आइसो नाम रख देते या तो मतलब कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल नाम रख देंगे। एंड जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ब्यूटेन 1ऑल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पे जुड़ा है। देखो अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे हम 2 क्यों लिख रहे हैं ना, जैसे कि OH यहाँ पे है तो इसको हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, तो काउंट किस तरीके से करें? ठीक है, ये बेसिक सा नियम है IUPAC का कि जहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप करीब दिखे, ठीक है ना, जैसे कि इसके करीब है, ठीक है, तो यही से हम नेमिंग चालू करेंगे, ना कि यहाँ से। तो नेमिंग कैसे होगा? 1 2 3 4, मतलब कि ब्यूटन 2ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखो ये स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि CH के साथ जब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो क्या नाम देंगे उसका? आइसो, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। एंड जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, क्योंकि ब्रांचिंग में आप देखो 2 नंबर वाला जो कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोपन 1ऑल, ठीक है। इधर से नेमिंग करना है अपने को। नेक्स्ट में क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, देखो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना। टर्शियरी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि OH के साथ जो कार्बन होगा उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए होंगे तो टर्शियरी नाम दे देंगे, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एंड अगर IUPAC नेम करने को कहा गया तो आप क्या लिखोगे? आप मेन चेन को देंगे, पेरेंट चेन को लोगे, ठीक है। पेरेंट चेन कौन सा होता है? जो कि सबसे लंबा चेन होगा, जैसे कि यहाँ पे ये सबसे लंबा चेन है, ठीक है। और सबसे लंबा जो चेन है इस पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, राइट। सो प्रोपेन में जो 2 नंबर वाला कार्बन है वहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ये चीज़ भी होगी। नेक्स्ट जो है इसका जो है कॉमन नेम आपको याद रखना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल। एंड अगर IUPAC नेम की बात करें तो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, क्योंकि हर एक के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ट्राईऑल, ट्राई क्यों? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग हमें प्रीफिक्स भी ऐड करना पड़ता है ना, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे। ओके, अब साइक्लो कंपाउंड्स की बात करते हैं। साइक्लो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? जैसे कि मान लो आपको ये दिया गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। पर जब आपको ये दिया होगा, है ना, मतलब कि डबल बॉन्ड नहीं है अंदर, तो क्या होगा? ये साइक्लो है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि रिंग के फॉर्मेट में है तो वो साइक्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों नेमिंग दिए, हम कर लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सानॉल। हेक्सा क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है,
ठीक है, एंड ऑल क्यों, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है। इसका नाम आप बताओ। देखो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटानॉल, है ना, पेंटानॉल। एंड जहाँ पे OH है वहाँ से आप नेमिंग स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल। नेक्स्ट बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल क्या हो जाएंगे, सिंपल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनॉल, ठीक है, ये कॉमन नेम है, ठीक है, IUPAC नेम भी है, तो फिनॉल का जो है कॉमन एंड IUPAC नेम सेम है, राइट। अब बाकी फिनॉल को जब फिनॉल का जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो 3 तरीके से हो सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन में हो सकता है, मेटा पोजीशन में हो सकता है एंड पैरा पोजीशन में हो सकता है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन कौन सा हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे एक ग्रुप है, मान लो कि यहाँ पे OH है, ठीक है, जो नेक्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये अगर 1 होगा तो नेक्स्ट जो कार्बन होगा अगर वहाँ पे कुछ ग्रुप जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया गया कि यहाँ पे कोई फिनॉल है मान लो, ठीक है, एंड यहाँ पे हो तो वो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लो, मान लो क्लोरीन ले लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा अपना मेटा पोजीशन। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे होता तो क्या हो जाता, ये पैरा पोजीशन, है ना, 1 2 3 4, मतलब कि 1 और 4 पोजीशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरा पोजीशन। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन नेम बताया गया है, IUPAC नेम बताया गया है, इन कॉमन नेम भी आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि ये क्या है, फिनॉल है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्रेसॉल, ठीक है। फिनॉल की जो ऑर्थो पोजीशन होगी वहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रेसॉल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाक्रेसॉल, एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्रेसॉल, राइट। तो अगर IUPAC नेम की बात करें तो बहुत ईजी है, देखो आपको बस नंबरिंग करनी है। जैसे कि ये अगर 1 नंबर पे है तो ये 2 नंबर पे होगा, है ना, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आपको लेना है, ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 ऐसे लेते चले गए, यहाँ पे इधर से लेना होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 मिथाइल फिनॉल। इसकी अगर बात करें 1 2 3 पोजीशन में है, मतलब कि मेटा पोजीशन में है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 मिथाइल फिनॉल। तो ऐसे ही चलेगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं फिनॉल। फिनॉल में मान लो कि 2 OH ग्रुप है, ठीक है, तो कैसे उनका भी जो कॉमन नेम है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इनको सीक्वली याद रखने की कोशिश करो, केटिकॉल, डिसोसिनोल एंड क्विनोल, ठीक है। जब ऑर्थो पोजीशन में 2 ग्रुप्स होंगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एक तो IUPAC नेम होगा बेंजीन 1 2 डायोल, ये इजी था, यहाँ पे भी 1 3 डायोल एंड यहाँ पे 1 4 डायोल, तो ये तो ईजी है। एंड जो कॉमन नेम है उसको भी याद रखो आप, ठीक है, केटिकॉल, डिसोसिनोल एंड हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल। ये चीज़ हो गई। अब हम ईथर के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है, ईथर की नेमिंग के बारे में। देखो ईथर कैसा होता है, ईथर का अगर स्ट्रक्चर याद करो तो ऐसा होता है ना, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि सिमेट्रिक हो गए तो 2 ग्रुप्स अगर सेम हो गए तो सिमेट्रिक होंगे, अगर अलग होंगे तो अनसिमेट्रिक होंगे। तो ईथर की जो नेमिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप लगे हुए होंगे उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लो। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका क्या नाम होगा, देखो ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर क्या लगा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है मिथाइल एंड इधर जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या होगा, मिथाइल, मतलब कि M से स्टार्ट होता है, ये जो ग्रुप है वो इथाइल है, E से स्टार्ट होता है, तो पहले कौन सा आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल आएगा। तो हम क्या नेमिंग दे देंगे इसका, इथाइल मिथाइल, लास्ट में आपको ईथर लिख देना है, ठीक है। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये ईथर है या फिर अल्कोहल है या फिर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक चार्ट दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं। जो पहला वाला है यहाँ पे आप देखो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कॉमन नेम में, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अगर IUPAC नेमिंग बतानी है तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मिथेन, ठीक है, मिथॉक्सी मिथेन। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, दोनों तरह इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या नाम दे देंगे हम, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, ओके। एंड इसका जो IUPAC नेम है वो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ऑक्सीजन के एक तरफ तो आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं एंड दूसरी तरफ 1 2 3 मतलब कि प्रोपेन के ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो नेम होगा वो कैसे होगा, देखो M पहले आता है या फिर P, M पहले आएगा तो क्या नेमिंग हो जाएगा, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल इथाइल। नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है आपको, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल इथाइल। देखो अब IUPAC नेम हम जब करने जाएंगे ना तो वहाँ पे एक कॉमन से रूल आप याद रख लेना, जो छोटा सा ग्रुप होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल है छोटा ग्रुप है, प्रोपाइल जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, जो छोटा सा ग्रुप होगा उसका नाम ऑक्सी से जुड़ देना आप, ठीक है ना। तो बेसिकली जो छोटा सा ग्रुप होता है वो होता है अल्कोक्सी, ठीक है।
तो अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो है फिनाइल का ग्रुप है एंड एक मिथाइल का ग्रुप है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल क्यों पहले आएगा, क्योंकि एम जो है पहले आता है। इसका जो नेम है, एक और नेम है एनिसोल, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो नेम है वो क्या आ जाएगा, एनिसोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑर्गेनिक में और भी डिटेल में जाओगे ना तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो याद रख लो इसको, एनिसोल। ठीक है, एंड अगर इसकी कॉमन नेम की बात, अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, मेथॉक्सीबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे मिथेन जो है छोटा सा ग्रुप है एंड उसके बाद बेंजीन। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है तो वो क्या है, यहाँ पे एक तो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले ई आता है या फिर पी आता है, देखो ई पहले आएगा तो क्या लिखेंगे हम, इथाइल फिनाइल ईथर लास्ट में। ठीक है, एंड अगर यहाँ की बात करें आईपीएसी नेमिंग की, तो इथाइन जो है जो छोटा ग्रुप है, तो इथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन के एक तरह है फिनाइल ग्रुप एंड दूसरी तरह यहाँ पे आप देखो 7 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन का है ना। तो क्या एच पहले आएगा या फिर पी एच पहले आएगा, तो हेप्टाइल फिनाइल एंड ईथर। ठीक है, एंड अगर आईपीएसी नेमिंग करें तो यहाँ पे जो छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ मतलब इसके पहले जो भी हमने एग्जांपल किया वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, पर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हेप्टाइल पहले आया पर यहाँ पे फिनॉक्सी पहले आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो नियम था वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में था, पर इसका जो नियम है वो साइज़ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, साइज यहाँ पे फिनाइल का छोटा है तो फिनाइल को पहले लेंगे, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्या है आप देख लो, ऑक्सीजन के एक तरह मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, तो एम पहले आता है तो हम ये क्या लिख देंगे, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, क्योंकि आइसो का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही किया आइसो का स्ट्रक्चर, एंड जो आईपीएसी नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन के एक तरफ फिनाइल ग्रुप है एंड दूसरी तरफ आइसोपेंटाइल ग्रुप है। क्योंकि ये यहाँ पे आप देखो आइसो का स्ट्रक्चर है एंड कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंटाइल। ठीक है, सो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, राइट। एंड अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। तो यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक है, सारे कर लिए हमने। ओके, नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो ये जो दो अल्काइल ग्रुप्स है अगर सेम हो जाए तो हम एक प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे जो कि होगा डाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है डाईथाइल ईथर। ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे हुए तो डाईथाइल ईथर लगा देंगे हम, राइट जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो मान लो ईथर जो है ना उसको हम एक हाइड्रोकार्बन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है ना उसको हम रिप्लेस कर देते हैं OR से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देखो। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, मान लो कि कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लो कि मीथेन है। ठीक है, यहाँ पे जो अगर मीथेन को हम ऐसे तोड़ के लिखे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का दिखने लगेगा। ये जो हाइड्रोजन है, मान लो एक हाइड्रोजन जो है उसको हम रिप्लेस कर दे। ठीक है, एक जो हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर देते OR से, तो ये क्या बन गया, ये एक ईथर बन गया है ना, CH3OR। यहाँ पे जो R है इसकी जगह आप कुछ भी बिठा सकते हो है ना, जैसे कि CH3 लिख सकते हो या फिर C2H5, कोई भी ऐसी ग्रुप आप लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो ये एक ईथर हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बेसिकली ईथर जो है वो और कुछ भी नहीं है, एक सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, जो आईयूपीएसी नेम है वो बताना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए। जो OH ग्रुप है, ठीक है, उसका जो सबसे क्लोजेस्ट कार्बन होगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब नेमिंग करो। आप देखो 4 पे क्या है, क्लोरीन है ना। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स भी है पर क्लोरीन जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो क्लोरीन लिख लेंगे हम। ठीक है, तो 4 क्लोरो, 2 3 डाई मिथाइल एंड 5 कार्बन है क्योंकि, तो पेंटन 1 ऑल 1 क्यों, क्योंकि 1 नंबर पर कार्बन में OH जुड़ा हुआ है। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा जो है ईथर है। ईथर आपको पहचानना चाहिए कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो एल्केन की ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका अच्छा पहले ही आपको जो है छोटा सा ग्रुप देखना होगा। छोटा सा ग्रुप क्या है, यहाँ पे इथेन का ग्रुप है। ये जो एक बड़ा सा ग्रुप है ये प्रोपेन का ग्रुप है। ठीक है ना, तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। थर्ड वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 6
डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है। नंबरिंग कैसे करनी है आपको, या तो आप इस साइड से कर लो या तो उस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तो 2 नंबर वाले कार्बन पे यानी 6 नंबर वाले कार्बन पे आपका जो है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल। लास्ट का अगर हम देखें 4 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्योंकि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स है सारे। तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ से हमने नेमिंग चालू करी, तो यही चीज़ें थी यहाँ पे। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो OH यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हम इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे। तो 1, ठीक है, ये वाला 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब आपको नेमिंग करना आना चाहिए, ठीक है। नेमिंग क्या हो जाएगा इसका 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो मिथाइल, क्योंकि 3 नंबर कार्बन से ये जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम 3 क्लोरो मिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल। 2 आइसोप्रोपाइल क्यों, ये देखो यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, इसके साथ एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, एंड क्योंकि ये जो चेन है मतलब कि 5 कार्बन है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा पेंटन 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन से वही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो या तो आप इसको लिख लो यहाँ पे कई साइड में मैं इसको लिख दूंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा अपना आंसर 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटन 1 ऑल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा नेमिंग करनी होगी लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये जो OH ग्रुप है यहाँ से आप नंबरिंग चालू करो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि 6 कार्बन का चेन है, मतलब हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दो जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं उनको पहले नेमिंग कर लेते हैं हम, ठीक है। 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड एक 5th पे, तो 2 5 डाई मिथाइल, ठीक है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है। फिर आ जाएगा आपका हेक्सेन 1 3 डायॉल, ठीक है, 1 पे एक OH है एंड 3 पे एक OH है, तो 1 3 डायॉल, ठीक है, आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट जो है 3 नंबर वाले पे आप देखो यहाँ पे क्या है एक साइक्लो ग्रुप है, ठीक है, ये साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो OH से नेमिंग चालू करेंगे 1 2 3, 3 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है ना। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इधर से भी तो नेमिंग कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि मिनिमम जो जहाँ पे नंबर होगा वही आपको देखना होगा। तो क्या हो जाएगा अपना 1 2 3, मतलब कि 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल क्यों, क्योंकि OH ग्रुप है एंड 6 कार्बन है, ठीक है। तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेमिंग कहाँ से चालू करेंगे, इधर से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो नेमिंग मतलब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन की जो है ये चेन है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 पे जो है एक डबल बॉन्ड है, देखो 1 डबल बॉन्ड आप 2 पे नहीं मानोगे, ठीक है ना। डबल बॉन्ड जो है हमेशा जो मिनिमम नंबर होता है ना वही से हम लेते हैं, नेमिंग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा हेक्स 1 इन 3 ऑल, ठीक है। फिर से सुन लो, हेक्स 1 पे आ जाएगा इन, 3 पे आ जाएगा ऑल, ठीक है। अगर हम 5th की बात करें तो 5th पे भी नेमिंग कर लेते, चलो जो OH ग्रुप है वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1 मतलब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सॉरी। सो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो 4 कार्बन की ये कंपाउंड है ना, एंड यहाँ पे 2 में एक ब्रोमीन ग्रुप है एंड 3 में जो एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है ना, 3 मिथाइल ब्यूट। यहाँ पे 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 2 इन 1 ऑल, क्योंकि यहाँ पे एक पे OH है एंड ऑल हमेशा लास्ट में बैठता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज़। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ओके। अब देखो ये जो एल्कोहल्स होते हैं ना, एल्कोहल्स में जो OH ग्रुप होंगे वो कार्बन के साथ अटैच होते हैं एक सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू। अब आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग में हमने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये दोनों ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनती होगी, राइट। अब ये यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होता है एल्कोहल का वो एक तो कार्बन की जो sp3 ऑर्बिटल होती है, ठीक है, उससे बनी होती है एंड दूसरी ऑक्सीजन की sp3 बॉन्ड की ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो ये डायग्राम्स दिखे हुए हैं ना, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है आप देखो इसके साथ कितने बॉन्ड्स है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड, मतलब कि 4 बॉन्ड है। इसका मतलब ये sp3 हो गया, ठीक है। जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 लोन पेयर है एंड 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो ये भी sp3 हो गया। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि अल्कोहल में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ दी गई है मिथनॉल फेनॉल एंड मेथॉक्सीमीथेन, इनका कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की तो हम बहुत डिटेल में इन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। जो पहला स्ट्रक्चर है मिथनॉल का, यहाँ पे आप देखो जो sp3 होता है ना, sp3
ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज्ड होकर बनते हैं तो क्या होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, राइट। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितनी है, 108 है, ठीक है। तो ऐसा ये जो कम हो रहा है, ये कमी किस वजह से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर से है, जो लोन पेयर जब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना, तो क्या होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था वो कम होके 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको समझ में आई। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल पे देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है ना, वो रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ, दैट्स वाई इनके बीच का जो रिपल्शन है वो ढंग से नहीं हो पा रहा, एंड इसीलिए जो 109 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो मेंटेन है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम मिथॉक्सीमीथेन की, मतलब यहाँ पे एक ईथर की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन की जो दोनों लोन पेयर से वो रिपल करना चाहिए, इसका मतलब जो 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल है उससे कम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो उससे ज़्यादा है, 111 डिग्री है। तो इसका क्या रीज़न होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। ईथर का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो रिपल्शन है, ठीक है, इसके चलते जो बॉन्ड एंगल है वो 111 डिग्री हो रहा है, 109 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे और एक चीज़ कंपेयर करते हैं जो कि है अपना बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो बॉन्ड लेंथ है इसको आपको याद नहीं करना, बस आप कंपैरिजन करो, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 142, एंड इसकी भी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको कितनी दिख रही है, 141, मतलब कि दोनों आसपास है। पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ जो इसकी है, इसकी कितनी है, इन दोनों से कम है, बहुत कम है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, देखो। अब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये जो बेंजीन के साथ फिनाइल रिंग के साथ जब रेजोनेंस करेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। एंड आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, इस यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने हाईलाइट करके दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेना, लोन पेयर के रिपल्शन वगैरह, पार्शियल डबल बॉन्ड, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आप पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल का जो प्रिपरेशन मेथड है बहुत सारे है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि एल्कीन से हम कैसे एल्कोहल को जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। एल्कीन में क्या होगा, अनसेचुरेशन होगी, तो अगर हम इस अनसेचुरेशन को जो है ब्रेक कर दे तो अल्कोहल बनेगा। देखो पहला जो मेथड है वो क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक एल्कीन लेंगे एंड उसको एसिडिक मीडियम में कैटालाइज करेंगे, ठीक है। वाटर को एडिशन कर देंगे उसमें, तो अल्कोहल बन जाएगा। अब ये जो एडिशन होता है ना, ये मार्कोनिकॉफ रूल से चलता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, आई होप सबने पढ़ रखा होगा, बट स्टिल अगर आपको अच्छे से याद रखनी है तो आप बस ये चीज़ याद रख लेना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन होते हैं एंड जिसके पास जो ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा ना, तो वहीं पे एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ठीक है। एंड दूसरी तरह वही जुड़ जाएगा। तो यही सिंपल सी चीज़ है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ होते हैं, पर फिलहाल ये जो रिएक्शन है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल इन्होंने दे रखा है इसको आप देखो, ठीक है। मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हमें H2O का एडिशन करना है तो हम कहाँ पे H लगाएंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। देखो आप मैकेनिज्म से भी चल सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि मैकेनिज्म से चलो, क्योंकि मैकेनिज्म भी बहुत आसान है। तो फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा एंड यहाँ पे एक OH जुड़ेगा। अब मैकेनिज्म को भी देख लेते। देखो मैकेनिज्म का अगर फर्स्ट स्टेप देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो जाएगा, H3O+, जो वाटर है उसके साथ एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में वो H3O+ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा गया है, ठीक है, ये। एंड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होते हैं, इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे जाके अटैक करते हैं, ठीक है। एंड जिसके चलते ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेता है, ऑक्सीजन अपना जो बॉन्ड पेयर यहाँ पे शेयर था उसको वापस ले लेता है एंड यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड दूसरी बात, इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक होगा, ठीक है। तो ऐसी ये रिएक्शन जो है चलती है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अटैक कर देगा इस कार्बोकेटाइन पर एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आपको पता है ये जो सब्सटेंस है यहाँ पे ये क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग होगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है, जिसके चलते कार्बोकेटाइन बनेगा एंड फिर से एक और जो है वाटर मॉलिक्यूल आके इसको डीप्रोटोनेट कर देगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल देगा
एंड यहाँ पे ये चीज़ जो अल्कोहल है वो बन जाएगी। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे और भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसकी खासियत क्या है कि ये एंटी मार्कोनी कप से चलता है, ठीक है। पहला का जो रिएक्शन था वो हमने मार्कोनी कप से किया था, ये जो रिएक्शन ये एंटी मार्कोनी कप से होता है। एंड इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे एनसीईआरटी में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एक पेज में अलग से कर लेते हैं इसको। सो जस्ट वेट। तो अब यहाँ पे जो है हम रिएक्शन देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। देखो यहाँ पे हमने एक एल्किन का मॉलिक्यूल लिया एंड यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, डाइबोरेन, है ना। डाइबोरेन का मतलब क्या होता है, B2H6। तो हम ये जो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो BH3 होल ट्वाइस, है ना, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम इसको एक लेंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो BH3 है इसका एक पार्ट मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, है ना, डबल बन के इस तरह, एंड जो BH2 है वो यहाँ आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो होता है, एंटी मार्कोनी कप। अब मार्कोनी कप में मैंने आपको क्या कहा था कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ जा कर के हाइड्रोजन जुड़ेगा, पर एंटी मार्कोनी कप में उसका उल्टा होगा, मतलब कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया एंड यहाँ पे क्या जुड़ गया, BH2, राइट। अब क्या होगा, नेक्स्ट हम एक और मॉलिक्यूल लेंगे अल्किन का, ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उससे, तो ये ऐसा कंपाउंड बन गया, है ना। फिर से एक और मॉलिक्यूल लेंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। ये जो एक हाइड्रोजन था उसको भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इससे, तो क्या बन जाएगा, टैब बनेगा। अब इसको ऐसे याद रखो कि टैब बनेगा, ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरेन, राइट। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो पेरोक्साइड लेंगे। पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे तोड़ेंगे एंड ये जो तीन यहाँ पे मॉलिक्यूल है इन तीनों को एक एक OH देंगे एंड इस बोरोन को एक 3 OH देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक तो ये बन जाएगा अपना, ये अल्कोहल बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऐसे ही है एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो। यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है उस तरीके से हम देखते हैं इस चीज़ को, एक बार देख लेते हैं ना। ये जो डाइबोरेन है इसके साथ रिएक्शन होगा, फिर ट्राइअल्काइल बोरेन बनेगा जिसको हमने टैब से याद रखा है, ठीक है। एंड ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होगा ये सारा रिएक्शन। अब यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे ये जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट यानी यहाँ पे BH2, ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे एंड लास्टली जो बनेगा वो हो जाएगा प्रोपेनॉल एंड यहाँ पे BOH होल थ्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगा एंड यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने को मैंने कहा था कि एंटी मार्कोनी का रूल से ये चलता है, ठीक है ना। जहाँ पे जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है वहाँ जा कर के क्या जुड़ता है, बोरोन का एटम जुड़ता है ना। ये मार्कोनी कप का उल्टा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, वो है कार्बनिक कंपाउंड। कार्बन की कंपाउंड से हम बना सकते हैं एल्कोहल्स को, ठीक है। कार्बन कंपाउंड मतलब क्या हो जाता है, जहाँ भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा वो होते हैं कार्बन कंपाउंड, मतलब कि कीटोन एंड एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हम बहुत ही फाइनली डिवाइडेड जो मेटल होते हैं ना उसके प्रेजेंस में हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इनका, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे एक अल्कोहल है, अब इसको हमें हाइड्रोजनेशन करवाना है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पैलेडियम, ठीक है। बेसिकली हम जो ये फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हैं इनको क्यों यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है एंड रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं यहाँ पे अच्छे से तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको हाइड्रोजनेशन करवाना है तो क्या करोगे, ये एक बॉन्ड तोड़ दोगे एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन दोगे एंड यहाँ पे, ठीक है। इतना ही सिंपल है। देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे RCHO, फिर हाइड्रोजनेशन कराएंगे हम पैलेडियम के प्रेजेंस में तो RCH2OH, ठीक है। ये एक प्राइमरी जो है अल्कोहल बन गया, ठीक है। अगर हम कीटोन का करते हैं सेम टाइप से, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ना, यहाँ पे या तो आप मेटल ले सकते हो जैसे कि प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, या फिर हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, LiH4 एंड जो NaBH4, ठीक है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सारी चीज़ें हम, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, बस इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, बस ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये जो है एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है कि
हम अब कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं, जो एस्टर्स होते हैं, वो उसका रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। ये जो कंपाउंड होते हैं LiH4, ठीक है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसके चलते क्या होता है, एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। पर ये जो रिएजेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट एंड दैट इज़ वाई हम इसको कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए। तो हम कॉमर्शियली किसको यूज़ करेंगे, देखो कॉमर्शियली जब हम ये प्रोसेस करेंगे, पहले तो हम इन एसिड्स को जो है एस्टर में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद इनको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड कभी हमें इसका ज़्यादा यूज़ पड़ेगा तो तब हम इसको यूज़ करेंगे LiH4 को, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखो ये एसिड है, ठीक है। इसको पहले हमने क्या किया, अल्कोहल से रिएक्ट कराया एंड पहले तो एस्टर में कन्वर्ट किए एंड उसके बाद हमने इसको हाइड्रोजनेशन करवाया एंड अल्कोहल में कन्वर्ट किया। तो ये जो रिएक्शन है पहली वाली, इसको अगर हम देख लेते हैं तो पहला आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन, एक तो अल्कोहल है एंड एक एसिड है, ठीक है। फिर जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से OH एंड यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा एंड ये एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन थी यहाँ पे, ये बहुत ईजी थी, ठीक है। तो इसको हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे वो है ग्रिग्नर्ड रीजन। एंड ये जो ग्रिग्नर्ड रीजन है, ये ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सबको पता होगा ग्रिग्नर्ड रीजन क्या होता है, RMGX, राइट। कोई भी एक अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, या अल्काइल या फिर अराइल, ठीक है।